अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी ऑफ ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोलिफरेटिव कंडीशंस ऑफ दी या प्रोलिफरेटिव पैथोलॉजीज ऑफ ओरल कैविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फाइब्रस प्रोलिफरेटिव पैथोलॉजीज ऑफ ओरल कैविटी यानी वो पैथोलॉजीज़ जिसमें हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की प्रोलिफरेशन हो जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें हमारे पास फाइब्रोमा है, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा है, एरिथ्रोप्लेकिया है और लीकोप्लेकिया है। ये चार कंडीशन है जिसमें हमारे पास फाइब्रस टिश्यू की प्रोलिफरेशन हो जाती है और ये इन्फ्लेमेटरी से डिफरेंट है। सबसे पहले हम फाइब्रोमा को पढ़ते हैं। फाइब्रोमा हमारे पास ये भी फाइब्रस टिश्यू की प्रोलिफरेशन होती है इसमें, और इसमें जो हमारे पास लेजन होता है वो स्मूथ होता है, पिंक कलर्ड का होता है, और इसके अलावा एक्सोफाइटिक नाड्यूल यानी वो बाहर निकला हुआ एक नाड्यूल की दाने की सूरत में होता है, स्मूथ पिंक कलर्ड और एक्सोफाइटिक नाड्यूल। और इसका लोकेशन कहाँ पर होता है? ये हमारे पास सब म्यूकोसल नाड्यूल होता है, यानी म्यूकोजा के अंदर नाड्यूल बनता है, और ये इसमें फाइब्रस टिश्यू जब प्रोलिफरेट करते हैं तो यहाँ पर नाड्यूल बनता है। ये क्यों होता है, वजह क्या है? इसकी वजह है क्रॉनिक रिएक्शन। जब हमारे पास लंबे अरसे तक इरिटेशन होता है म्यूकोसा का, तो उस वजह से हमारे पास सब म्यूकोसल नाड्यूलर फाइब्रस टिश्यू मासेस बनते हैं, फाइब्रस टिश्यू जो कि इन्फ्लेमेटरी सिस्टम के साथ अटैच है तो प्रोलिफरेट करते हैं, उस वजह से हमारे पास सब म्यूकोसल नाड्यूल बनता है। तो ये इसमें बेसिकली रिएक्टिव कनेक्टिव टिश्यू हाइपरप्लेजिया यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हाइपरप्लेजिया होता है। और ये कहाँ पर होता है? ये हमारे पास बकल म्यूकोजा यानी जो बकल कैविटी है वहाँ पर जो अंदर से लाइनिंग म्यूकोजा है, वहाँ पर जो हम बाइट लाइन होता है, जहाँ पर हम जब खुराक को चबाते हैं तो यहाँ पर एक ख़ास जगह में होता है खुराक को चबाना, तो उस एक लाइन होता है, उसको कहते हैं बाइट लाइन। तो उस बाइट लाइन में हमारे पास ओरल कैविटी बकल कैविटी में जो बकल म्यूकोसा है उसमें जो बाइट लाइन है वहाँ पर फाइब्रोमा बनता है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम पहले तो हमें चाहिए कि जिस वजह से इरिटेशन होता है हम सोर्स ऑफ इरिटेशन को रिमूव करें। हम सोर्स ऑफ इरिटेशन को अगर रिमूव करने से वो ट्रीट नहीं होता तो फिर हम जो डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है जिससे मुकम्मल तौर पर इसका इलाज होता है वो है सर्जिकल एक्सीजन, के हम सर्जरी के थ्रू इसको एक्सरसाइज करें। दूसरा जो फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लेजन है वो है पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा, जिसमें हमारे पास पस प्रोड्यूस होता है और इसमें ग्रेन्युलोमा बनता है। अच्छा, ये कहाँ पर होता है? ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, यंग एडल्ट्स और प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये होता है, और ये उनके गिंगाइवा जो होता है ना, जो हमारे पास गम्स होते हैं वहाँ पर होता है। और प्रेग्नेंट वुमेन में जब ये बनता है तो उसको प्रेगनेंसी ट्यूमर भी बोलते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह होती है इसको अगर आप देखते हैं तो आपको एरिथेमेटस यानी वहाँ पर इरिथीमा हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ पर जाता है। हेमरेजिक, वहाँ पर हेमरेजिज आपको नज़र आते हैं। एक्सोफाइटिक मास होता है, बाहर निकला हुआ मास होता है, और ये गिंगाइवल म्यूकोसा पर बनता है, और इसका जो कलर होता है वो रेड टू पर्पल कलर होता है। ये फाइब्रोमा से इसलिए डिफरेंट है कि वहाँ पर हमारे पास हेमरेजिस हमें नज़र नहीं आते, वहाँ पर एरिथेमेटस चेंजेस नज़र नहीं आते, जबकि यहाँ पर हमें एरिथेमेटस हेमरेजिक एक्सोफाइटिक मास मिलता है। इसकी अगर हिस्टोलॉजी को हम देख ले तो हमें ये बेसिकली इमेच्योर वेसल जो प्रिमिटिव वेसल होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, और उस वजह से हमारे पास फाइब्रस टिश्यू भी प्रोलिफरेट करता है। तो जस्ट लाइक ग्रेन्युलेशन टिश्यू, जिस तरह हमारे पास ग्रेन्युलेशन टिश्यू में इमेच्योर ब्लड वेसल प्रोलिफरेट करते हैं और जो टिश्यू बनाता है, इसी तरह पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा में भी इमेच्योर वेसल प्रोलिफरेट करते हैं, और उस वजह से फिर हमारे पास हेमरेजिस होते हैं और ब्लीडिंग होती है। अगर हम पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा के फेट की तरफ देख ले कि इससे क्या होगा आगे, तो इससे ये तो या खुद बहुत रिग्रेस होगा, या फिर ये डेंस फाइब्रस मास में मेच्योर होगा, इससे डेंस फाइब्रस मास बनेगा, या ये फिर पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा यानी पेरिफेरली लोकेटेड फाइब्रोमा, फाइब्रस टिश्यू का जो बेनाइन कंडीशन होता है जिसमें हमारे पास ऑसिफिकेशन भी होता है, तो ये या खुद बहुत ख़त्म हो सकता है, या ये डेंस फाइब्रस मास बना सकता है, और ये फिर या पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा बना सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो सर्जिकल एक्सीजन है, कि हम इसको सर्जिकली एक्सरसाइज करें। अच्छा, अगर हम प्रोलिफरेटिव लेजन तो हमने पढ़ लिए, दो उसमें बाकी थे, लीकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया। लीकोप्लेकिया क्या है? जिस तरह नाम से जाहिर है, लीको मीन्स वाइट एंड प्लेकिया मीन्स प्लेक और पैच।
तो ये बेसिकली अनस्क्रैपेबल वाइट पैच और प्लेक होता है। WHO ने जो डिफिनीशन बयान किया है उसके मुताबिक जब हमारे पास ओरल कैविटी में कोई अनस्क्रैपेबल वाइट पैच या प्लेक बनता है, यानी इस तरह वाइट पैच जो कि स्क्रैप ना हो जाए, हटा नहीं जाए किसी भी चीज़ के जरिए, तो उसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पिछले हमने पढ़ा था, कैंडिडियासिस में भी हमने वाइट प्लेक के बारे में पढ़ा था, वाइट सूडो मेम्ब्रेन, लेकिन उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैंडिडियासिस के केस में जो हमारे पास ओरल कैविटी में टंग के ऊपर जो वाइट ग्रेट वाइट मेम्ब्रेन बनता था वो इजीली स्क्रैप्ड ऑफ हो जाता था, लेकिन इन केस ऑफ ल्यूकोप्लेकिया हमारे पास अनस्क्रैपेबल होता है। जबकि हेरी ल्यूकोप्लेकिया में ये भी एक इम्यून सप्रेसिव कंडीशन है जो कि एड्स के केस में होता है। इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास टंग के ऊपर हेरी यानी हेरी टेक्सचर होता है उसका और वाइट पैच बनता है, लेकिन वो हमारे पास हेरी टेक्सचर रखता है, वो भी अनस्क्रैपेबल होता है। तो ये डिफरेंट है इसका कैंडिडियासिस और ल्यूकोप्लेकिया से। इन सब को हमने पहचानना होता है क्योंकि इसके बाद फिर हम उनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इसका 2:1 मेल प्रेडोमिनेंस यानी मेल में ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल बाई 2 टाइम। 5 to 25% ये मोस्टली डिस्प्लास्टिक चेंजेस में होता है। मींस अगर हम 100% ले लें तो 5 to 25% उसमें डिस्प्लेसिया होता है। मींस डिस्प्लास्टिक चेंज आता है उसमें सेल में, जो जिसके फिर जब हमारे पास डिस्प्लास्टिक चेंज शदीद हो जाता है तो फिर उसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी काज कर सकता है। इस वजह से कहा जाता है कि जितने भी हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया के कंडीशन होते हैं उन सब में हमें जब हिस्टोलॉजी हमें प्रूव नहीं करती कि ये तो प्री कैंसरस नहीं है, उस वक्त तक हमें ये प्री कैंसरस समझना चाहिए, क्योंकि ये 5 to 25% केसेस में हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा काज कर सकता है। तो लिहाजा जब भी हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया का केस आए तो हमें सबसे पहले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को रूल आउट करने के लिए बायोप्सी करनी चाहिए और उस केस को हमें प्री कैंसरस केस कंसीडर करना चाहिए। ये तो हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया हो गया, वाइट पैच जो बनता है। इसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास वो है एरेथ्रोप्लेकिया। एरेथ्रोप्लेकिया ये सिंपली वास्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया है। यहाँ पर ब्लड वेसल ज़्यादा होते तो ये रेड कलर का होता है, इस वजह से इसको एरेथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। और एरेथ्रोप्लेकिया ये भी फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लेजन है जिसमें हमारे पास वास्कुलराइजेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ल्यूकोप्लेकिया। और यहाँ पर जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ल्यूकोप्लेकिया। और यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट का ये मानना है कि 50% केसेस में एरेथ्रोप्लेकिया के केसेस में वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा काज कर सकता है, जबकि ल्यूकोप्लेकिया के केस में 5 to 25% केसेस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा काज करते हैं। और ये भी उसी तरह 2:1 मेल प्रेडोमिनेंस मीन्स मेल में 2 टाइम ज़्यादा होता है इस कम्पेयर टू फीमेल। और इसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को रूल आउट करने के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है और ये ज़्यादा चांस रखता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को प्रोग्रेशन का एज़ कम्पेयर टू ल्यूकोप्लेकिया। अब अगर हम इसके मॉर्फोलॉजी को देख ले, ल्यूकोप्लेकिया और एरेथ्रोप्लेकिया वगैरह, तो यहाँ पर हमें कई से चेंजेस नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हमें हाइपर केराटोसिस नज़र आता है। हाइपर केराटोसिस का मतलब ये है कि केराटिनोसाइट जो है ना वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं। इसके अलावा एकंथोसिस भी हमें नज़र आता है, एकंथोसाइट वो भी प्रोलिफरेट हो जाते हैं। उसकी कलर डिस्कलरेशन भी हो जाती है, हाइपर केराटोसिस होता है। और इसके अलावा डिस्प्लास्टिक चेंज भी हमें नज़र आता है, डिस्प्लेसिया हमें नज़र आता है। और फिर ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये कार्सिनोमा इन सिटू बनाते हैं। ये मीन्स वो कार्सिनोमा जो कि अभी जिन्होंने बेसमेंट में ब्रेन क्रॉस नहीं किया है वो वहाँ पर मौजूद है, और बेसमेंट में ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है अपनी जगह पर मौजूद है, उसको कार्सिनोमा इन सिटू कहते हैं। और डिस्प्लास्टिक चेंज हमने पढ़ा कि ये मोस्ट सीवियर होता है इन केस ऑफ एरेथ्रोप्लेकिया, और ग्रेटर देन 50% केसेस में ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन यानी मैलिग्नेंट चेंज हो सकता है मैलिग्नेंट कंडीशन में। तो ये सारे प्रोलिफरेटिव कंडीशन थे ओरल कैविटी के।